हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट और बेलमेंट क्या होता है, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स वो कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। स्टार्ट करते हैं कि क्या राइट्स है बेलर के। देखो, जो बेलर्स के राइट होंगे वो बेली की ड्यूटीज़ होगी, क्योंकि एक की राइट होगा, एक पर्सन की राइट होगी तो दूसरे पर्सन की ड्यूटी बनती है, राइट। तो अगर राइट्स ऑफ बेलर है तो ड्यूटीज ऑफ बेली होगी, और ड्यूटीज ऑफ बेलर है तो राइट्स ऑफ बेली होगी। तो आप सिर्फ राइट्स ऑफ बेलर एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर कर दो तो उसके बाद में जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली है वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं राइट्स ऑफ बेलर। सबसे पहला है टू क्लेम डैमेजेस। अ बेलर हैज़ अ राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू द गुड्स बेल्ड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ बेली। अगर बेलर ने बेली को गुड्स बेल्ड किया है और उसके बाद बेली के नेग्लिजेंस से, नेग्लिजेंस मीन्स नॉट टेकिंग केयर ऑफ गुड्स का ध्यान नहीं रखा, लापरवाही से अगर कोई लॉस हुआ है तो यहाँ पे बेलर का राइट है कि वो बेली से कंपनसेशन ले सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सेक्शन 151 में है। सेकंड है टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। In case a bailey does any act inconsistent with the conditions of bailment, the bailment is voidable at the option of the bailor. Section 153, अगर बेली जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करता है, मतलब कि बेली ने ऐसा काम कर दिया जो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट था, तो यहाँ पे जो बेलर है ये उसके पास राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। वॉइडेबल मीन्स उसके ऑप्शन पे वो वॉइड करवा सकता है उस बेलमेंट, या फिर वैलिड भी करवा सकता है, वो उसके ऑप्शन पे बेस्ड है। थर्ड है टू क्लेम compensation फॉर unauthorized यूज। अ बेलर हैज अ राइट टू क्लेम फॉर compensation of damages arising from slash or during the unauthorized use of the goods billed. Section 154. अनऑथोराइज्ड यूज क्या होता है, मीन्स जिस चीज पे आपकी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेली ने अनऑथोराइजली बेलर के गुड्स को यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल बेलर ने बेली को कोई चीज दी यूज करने के लिए और वो चीज जो है बेली किसी और पर्सन को दे देता है आगे और उस चीज से लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे जो है बेलर जो है कंपनसेशन क्लेम कर सकता है बेली से, ठीक है। सेक्शन 154 ही है ये। डी है टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द लॉस कॉस्ट बाय द मिक्सचर ऑफ गुड। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आगे भी दिया है तो वहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है समटाइम्स अ बेली मिक्सेस द गुड्स बिल्ड विद हिज ओन गुड्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर। इन सच अ केस द बेलर इज एंटाइटल्ड to claim compensation for the loss of goods on account of such mixture. Section 157. तो अगर बेलर ने बेली को गुड्स दिए हैं और बेली ने बेलर के गुड्स को क्या कर दिया है, अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दिया है बिना बेलर के कंसेंट से, बिना बेलर के अनुमति से, और उस कारण से अगर लॉस होता है तो यहाँ पे बेलर जो है वो क्लेम कर सकता है कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स फ्रॉम बेली। ई है to require return of goods. In case of gratuitous bailment, the bailor has at any time a right to require the return of goods even though he lent it for a specified time or a purpose. देखो, gratuitous bailment क्या होता है, ऐसा बेलमेंट जो बिना कंसिडरेशन के हुआ है, यानी कि जो बेलमेंट फ्री में हुआ है। तो उस केस में अगर बेलर ने बेली को कोई गुड्स बेल्ड किए हैं और वो किसी भी टाइम उसको वापस ले सकता है बेली से, चाहे वो स्पेसिफाइड टाइम या पर्पस के लिए दिया गया हो, वो टाइम पूरा होने से पहले भी वो गुड्स को ले सकता है, ठीक है। हाउएवर द बेलर विल बी लायबल टू पे द बेली फॉर द लॉस एक्सीडिंग द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम सच बेलमेंट। लेकिन बेलर कब लायबल होगा बेली को पे करने में, जब जो लॉस हुआ है बेली को वो बेनिफिट से ज़्यादा था, ठीक है, तब बेलर को बेली को पे करना पड़ेगा। सेक्शन 159 में गिवन है। एफ है टू क्लेम इंक्रीज और प्रॉफिट्स फ्रॉम द गुड्स। यहाँ पे बेलर के पास राइट है, देखो बेलर ने बेली को कोई चीज़ दी है, ठीक है, अब उस चीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है तो वो चीज़ वापस बेलर को मिलेगी साथ में। फॉर एग्जाम्पल ए ने अपनी काऊ बी को दे दी कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद उस काऊ ने एक बछड़े को जन्म दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे बेलर का राइट है कि वो उस काव के साथ साथ वो बछड़ा भी अपने साथ ले, रिटर्न में ले, वो बछड़ा भी वापस अपने पास ले। और यहाँ पे बेली की भी ड्यूटी बनती है कि वो उसको दे दें। तो यहाँ पे जो राइट्स ऑफ बेलर है वो ड्यूटीज ऑफ बेली होगी, ऑटोमेटिकली बेलीज की ड्यूटी बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ते हैं। सबसे पहला है ड्यूटी टू डिलीवर द गुड्स। अ बेलर इज अंडर अ ड्यूटी टू डिलीवर गुड्स एज पर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द डिलीवरी में बी एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव और डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, सेक्शन 149। तो बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स को डिलीवर करे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जो डिलीवरी है वो एक्चुअल भी हो सकती है या सिंबॉलिक भी हो सकती है या कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है या फिर डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट से भी हो सकती है। दूसरा है टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स। अगर बेलर को पता है कि इस चीज़ में फॉल्ट है तो उस फॉल्ट के बारे में बेली को बताना बेलर की ड्यूटी बनती है। द बेलर बाउंड टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स ऑफ विच द बेलर इज अवेयर। तो बेलर जो है वो उन फॉल्ट्स के बारे में डिस्क्लोज करेगा, उन डिफेक्ट्स के बारे में डिस्क्लोज करेगा जो बेलर को पता है। विच मटेरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ गुड्स, जो कि गुड्स के यूज में इंटरफेरेंस हो सकता है। थर्ड, एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क, और बेली को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क ना हो। नेक्स्ट, टू रीपे एक्सपेंसेस। इफ द बेली इज टू रिसीव नॉन रिम्यूनरेशन दैट इज ग्रेचुइटस बेलमेंट, द बेलर इज बाउंड टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली फॉर द पर्पज ऑफ बेलमेंट, सेक्शन 158। अगर बेलर ने बेली को कुछ चीज़ बेल्ड की है ग्रेचुइटसली यानी कि बिना कंसिडरेशन के, तो यहाँ पे बेलर बाउंड होगा कि वो नेसेसरी एक्सपेंसेस बेली को पे करे जो कि बेली ने इनकर्ड किए हैं फॉर द पर्पज ऑफ बेलमेंट, ठीक है। टू इंडेमनीफाई इन केस ऑफ प्री मैच्योर टर्मिनेशन। इन ग्रेचुइटस बेलमेंट अ बेलर कैन कंपेल द बेली टू रिटर्न द गुड्स एट एनी टाइम इवन दो द बेलमेंट वॉज फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम और पर्पस। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ग्रेचुइटस बेलमेंट में जो बेलर है, ग्रेचुइटस बेलमेंट मीन्स फ्री वाला बेलमेंट जिसमें कोई कंसिडरेशन पास नहीं हुई है, तो यहाँ पे बेलर के पास राइट है, ठीक है। हमने पढ़ा कि यहाँ पे बेलर के पास राइट है कि वो गुड्स को कभी भी बेली से ले सकता है, चाहे वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पूरा ना हुआ हो उससे पहले भी वो ले सकता है, या फिर पर्पस अकम्प्लिश्ड नहीं हुआ है उससे पहले भी वो ले सकता है। बट द बेलर इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द बेलीज लॉस कॉस्ड बाय सच प्री मैच्योर टर्मिनेशन। प्री मैच्योर टर्मिनेशन मीन्स पहले से ले लेना, ठीक है। पर्पस अकम्प्लिश्ड हुआ नहीं है, उससे पहले आप चीज़ को टर्मिनेट कर रहे हो, तो यहाँ पे बेलर जो है वो बाउंड हो जाएगा कि वो बेली की लॉस को क्या करे, इंडेमनीफाई करे। जो लॉस बेली को हुआ है प्री मैच्योर टर्मिनेशन से, और वो लॉस इतना है कि वो नुकसान ज़्यादा हो गया है उसका फायदे से, सेक्शन 159। फिफ्थ है to indemnify the bailey for breach of warranties. Sometimes the bailor is not entitled to make bailment. कभी कभी जो बेलर है वो entitled नहीं होता है कि वो बेलमेंट कर सके या फिर गुड्स को रिसीव बैक कर सके या फिर डायरेक्शन दे सके गुड्स को रिसीव बैक करने का। In such case, the bailor is responsible to the bailey for any loss sustained due to any above stated reason. तो इन केसेस में बेलर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा बेली को जो भी लॉस सस्टेन किए गए हैं इन रीजन से। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ए ने बी को गुड्स डिलीवर्ड किए और वो गुड्स जो थे वो ए ने चुराए हुए थे, मतलब ए ने कहीं से चुराए थे और फिर उसने बी को डिलीवर कर दिए, ठीक है। अब बी ने जो है वो ले जाके सी को दे दिया, बाद में पुलिस ने उन गुड्स को सीज किया और लॉस किसको हुआ, बी को हुआ। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, ए होगा टू बी, ओके। सिक्स्थ है to pay remuneration or charges to the bailey. Bailor must pay the remuneration or charges of bailey as per the terms of contract. देखो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बेलर जो है वो रेमुनरेशन भी पे करेगा बेली को। फॉर एग्जांपल आपने अपने क्लॉथ्स ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए, तो ड्राई क्लीनिंग के बदले आपको उसको जो ड्राई क्लीनिंग करता है उसको पैसे भी पे करने पड़ेंगे, रेमुनरेशन पे करना पड़ेगा या चार्जेस देने पड़ेंगे बेली को। सेवेंथ है टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शंस फॉर इट्स डिस्पोजल। द बेलर इज अंडर ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने जो गुड्स उसने डिलीवर किए थे वो वापस ले या फिर डायरेक्शंस बताए फॉर डिस्पोजल आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम और व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। जब टाइम पूरा हो गया है या फिर जो पर्पस है वो पूरा हो गया है तो उसके बाद में बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बेली को डायरेक्शंस बताए फॉर इट्स डिस्पोजल, ओके।
नाउ राइट्स ऑफ बेली. सो राइट्स ऑफ बेली इज इक्वल्स टू ड्यूटीज ऑफ बेलर. याद रखना. सबसे पहला है टू क्लेम डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्ट इन गुड्स बिल्ड. Section 150 again. If bailey suffered any damages due to non-disclosure of defects in the goods billed, the bailey has a right to claim the damages from bailor. देखो बेलर की ड्यूटी बनती थी, हमने जैसे पढ़ा था कि उसको गुड्स में जो भी डिफेक्ट्स है वो उसको बताने हैं. अगर बेलर ऐसा नहीं करता है तो ये बेली की राइट बनती है कि वो बेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है. ओके, सेक्शन 150 में है. दूसरा है to claim necessary expenses. In case of gratuitous bailment, the bailey is entitled to claim necessary expenses incurred by him for the purpose of bailment. तो अगर gratuitous bailment है यानी कि फ्री वाला बेलमेंट और बेली को कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल ए ने अपने बाइक बी को दे दी, बी लॉन्ग ड्राइव के लिए ले जा रहा था एक ही बाइक और बाद में वो जो बाइक है वो ख़राब हो जाती है, उसका इंजन ख़राब हो जाता है, तो बी ने जो है उसका इंजन सही करवाया किसी मैकेनिक के पास. तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस कॉस्ट हुए बेली को वो बेलर से वापस क्लेम कर सकता है. थर्ड है राइट टू गेट इंडेमनिफाइड इन प्री मैच्योर टर्मिनेशन. In case of premature termination of bailment, the bailey has a right to be indemnified for the loss caused to him gratuitous bailment में. अगर gratuitous bailment है और premature termination कर रहा है बेलर, तो बेली के पास राइट है. और हाँ, वो जो लॉसेज हुआ है बेली को वो फायदे से ज़्यादा था, यानी नुकसान उसको ज़्यादा हो गया है, तब जो बेली है वो इसकी बेली की राइट बनती है कि वो इंडेमनिफाइड हो उस लॉस के लिए. ठीक है. फोर्थ है to recover loss due to the defective title of goods. If the bailey suffers any loss due to the defective title of the bailor to the goods billed, the bailey has a right to recover the loss from the bailor. Defective title means जो कि ओनर नहीं है, मतलब खुद उस चीज़ का मालिक नहीं है, उसकी ओनरशिप नहीं है उसके ऊपर. तो अगर बेलर ने कोई चीज़ बेली को डिलीवर की है और वो खुद भी उसका मालिक नहीं है और उसकी वजह से अगर बेली को लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे बेली की राइट है कि वो उन लॉसेस को रिकवर कर सकता है बेलर से. सेक्शन 164. फिफ्थ है टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स. देखो, इफ सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ गुड्स बेल देम, द बेली में डिलीवर्स देम बैक टू अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वन जॉइंट ओनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी. अगर देखो जॉइंट बेलर्स है, जॉइंट ओनर्स है, फॉर एग्जाम्पल 5 बेलर्स थे, उन्होंने साथ में इकट्ठा जो गुड्स है वो बेली को बेल्ड कर दिया, डिलीवर कर दिया. अब यहाँ पे जो बेली है वो उन 5 में से किसी भी एक को रिटर्न कर सकता है गुड्स को. ज़रूरी नहीं है कि सब इकट्ठा उनको करके फिर ही गुड्स को रिटर्न करना, ऐसा नहीं है. वो किसी एक को भी रिटर्न कर सकता है गुड्स को विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल, बिना दूसरे के कंसेंट से, अगर ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो. अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि सबको बुलाकर ही उसको रिटर्न करना है तो फिर वो बेली उस हिसाब से करेगा. ओके. टू रिटर्न गुड्स. इफ द बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स बिल्ड एंड द बेली in good faith delivers them back return to or according to the directions of bailor, the bailey is not responsible to the owner in respect of such delivery. देखो फॉर एग्जाम्पल बेलर ने कोई चीज़ बेली को डिलीवर और बेलर की कोई ओनरशिप नहीं थी उस गुड्स पे, और बेली ने वापस वो गुड्स को क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया, बैक रिटर्न कर दिया उस बेलर को. तो यहाँ पे जो बेली है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा जो उसका ओरिजिनल ओनर है उसके लिए. ठीक है. 7th है टू अप्लाई कोर्ट टू स्टॉप डिलीवरी. इफ अ पर्सन अदर देन द बेलर, यानी कि जो थर्ड पर्सन है, क्लेम्स गुड्स बेल्ड, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बेलर एंड टू डिसाइड द टाइटल ऑफ गुड्स. सेक्शन 167. देखो अगर कोई थर्ड पर्सन क्लेम कर रहा है कि ये गुड्स मेरे हैं, तो यहाँ पे जो बेली है वो कोर्ट में जाकर ये बोल सकता है कि गुड्स की डिलीवरी आप स्टॉप कर दो, यानी रोक दो, बेलर को अभी आप मत दो, पहले ये डिसाइड करो कि यहाँ पे ओनरशिप किसकी है, टाइटल ऑफ गुड्स क्या है. जब वो पता चल जाएगा उसके बाद में डिलीवरी हो जाएगी. ओके. 8th है टू एक्सरसाइज लीन. देखो लीन मीन्स क्या होता है कि जब आपको किसी चीज़ के लीगल चार्जेस नहीं मिलते हैं तब तक आप उस चीज़ को अपने पास रखते हो. ठीक है, उसको लीन बोलते हैं. तो यहाँ पे बेली जो है वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है अगर उसको लीगल चार्जेस नहीं मिले हैं अपने. देखो अ बेली कैन एक्सरसाइज अ लीन दैट इज राइट टू रिटर्न. रिटर्न मीन्स अपने पास रखना गुड्स को. अ बेली कैन
अ बेली कैन रिटेन द गुड्स बिल्ड इफ हिज लॉफुल चार्ज ऑफ रेम्यूनरेशन इज नॉट पेड। तो यहाँ पे जो बेली है वो गुड्स को अपने पास रख सकता है अगर उसको उस गुड्स के जो है पैसे नहीं मिले हैं। तो देखो लीन भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है पर्टिकुलर लीन एंड दूसरा है जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन किसे कहते हैं? जब आप उन्हीं गुड्स को अपने पास रखते हो जिनकी पेमेंट बाकी है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी टेलर के पास गए अपना सूट सिलवाने, आपने सूट सिलवा दिया, उसके बाद में जो बेली है वहाँ पे जो टेलर है उसको आपने पैसा पे नहीं किया, तो वो जो सूट है वो अपने पास ही रख रहा है, उसको पर्टिकुलर लीन कहेंगे। और जनरल लीन किसे कहेंगे? किसी पर्सन के कोई भी गुड्स रख लिए हैं पुराने किसी पेमेंट के रिगार्डिंग, ये स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बेली को ही इसका हक मिलता है। Some specific types of belly have the right to the goods or property which is in their possession until all their claims are satisfied। जब तक उनके claim satisfied नहीं होते हैं। तो ये किस किस को अवेलेबल है? ये वाला जनरल लीन इट इज अवेलेबल ओनली टू द बैंक्स, फैक्टर्स, ब्रोकर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये सेक्शन 170 है, ये सेक्शन 171 है। थर्ड इज टू sue against wrongdoers। If a third person wrongfully deprive bailey of the use or possession of goods, अगर कोई तीसरा पर्सन डिप्राइव मीन्स स्टॉप करता है बेली को गुड्स को यूज करने के लिए या फिर उन गुड्स के पोजेशन के लिए, द बेली हैज द राइट टू ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। तो यहाँ पे बेली की राइट बनती है कि वो उस पर्सन को क्या करे? सू करे। ठीक है, ये बेलर भी कर सकता है और बेली भी कर सकते हैं या इकट्ठे भी कर सकते हैं वो दोनों उस पर्सन के अगेंस्ट। और जो डैमेजेस उनको मिलेंगे, फॉर एग्जांपल बेलर और बेली ने साथ में उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया है, ठीक है, सू किया है, और जो डैमेजेस वो रिसीव कर रहे हैं तो वो दोनों में इक्वली शेयर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द ड्यूटीज ऑफ बेली। ड्यूटीज ऑफ बेली इज इक्वल्स टू राइट्स ऑफ बेलर, क्योंकि एक की ड्यूटी होगी तो दूसरे की राइट बनती है। सबसे पहली बेली की क्या ड्यूटी है? टू टेक केयर ऑफ गुड्स बिल। बेलर ने बेली को अगर कोई गुड्स डिलीवर किया है, चाहे वो ग्रेचुअसली हो या नॉन ग्रेचुअसली, यानी विदाउट कंसिडरेशन या विद कंसिडरेशन है, तब भी बेली की ये ड्यूटी बनेगी कि वो उन गुड्स की केयर करे। ऑल काइंड्स ऑफ बेलमेंट दैट इज ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस, अ बेली इज अंडर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ गुड्स बिल टू हिम। ही इज बाउंड टू टेक केयर एज ऑफ हिज ओन गुड्स ऑफ द सेम बल्क, क्वालिटी एंड वैल्यू। उसको उस सामान का वैसे ही ख्याल रखना है जैसे कि वो अपना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉट टू डू एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही उसको करना है काम, उसको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेलमेंट के अगेंस्ट है। अ बेली शुड नॉट डू एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ बेलमेंट। इफ ही डज, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। अगर वो ऐसा करता है तो फिर ये बेलर के ऑप्शन में है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है या फिर वैलिड। थर्ड है नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स मीन्स जिस चीज के लिए बेली को अथॉरिटी नहीं है, अनुमति नहीं है, और फिर भी वो कोई ऐसा काम कर रहा है। If the bailey makes any use of the goods bill which is not according to the conditions of bailment, he is liable to make compensations to bailor for any damages arising due to goods from or during such use of them. देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ए ने अपना घोड़ा बी को दे दिया राइड करने के लिए, और बी ने क्या किया? बी ने अपनी फैमिली मेंबर सी को राइड करने के लिए वो घोड़ा दे दिया, यानी कि ए ने अपना घोड़ा सिर्फ बी को राइड करने के लिए दिया था, लेकिन बी ने विदाउट परमिशन सी को दे दिया। अब जो सी पर्सन था वो मोटा था, उसके वजह से घोड़े को चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पर बी लायबल होगा टू पे द कंपनसेशंस टू ए। ठीक है, बी लायबल होगा कि वो ए को कंपनसेट करे। नेक्स्ट इज नॉट टू मिक्स द गुड विद हिज ओन गुड्स। ये ड्यूटी है बेली की कि वो बेलर के गुड्स जो है वो अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार। वैसे तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक के बारे में पर्टिकुलरली आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू नॉट द मिक्स द गुड्स बेल टू हिम बाय द बेलर। बेलर के द्वारा कोई गुड्स बेली को बेल्ट किए गए हैं तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने गुड्स के साथ उसको मिक्स ना करे। इन केस अ बेली मिक्स द गुड्स, द इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विल बी एज अंडर। लेकिन अगर बेली ने ऐसा कर दिया, बेली ने वो गुड्स जो है अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दिए, तो उन मिक्सचर का क्या इफेक्ट होगा? इसमें 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 155, 156 एंड 157। सबसे पहला है सेक्शन 155 जो कि है मिक्सचर विद कंसेंट। अगर बेली ने बेलर के
कंसेंट से यानी अनुमति से अगर गुड्स को मिक्स किया है तो क्या होगा, इफ बेली मिक्सेस द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, both the baler and bailey shall have the proportionate interest in the mixture thus produced, section 55। तो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ है तो बेलर और बेली जो है उनको इक्वल प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट मिलेगा उस मिक्सचर से, ठीक है। दूसरा है मिक्सचर विदाउट कंसेंट बट द गुड्स आर सेपरेबल। अब जो बेली है उसने गुड्स का मिक्सचर तो कर दिया अपने गुड्स के साथ, लेकिन वो बिना कंसेंट से किया है, बिना बेलर की अनुमति से किया है, और वो गुड्स सेपरेबल है यानी कि उन गुड्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। द बेली इज बाउंड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन और डिवीजन एंड एनी डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सचर, सेक्शन 56। तो यहाँ पे बेली जो है वो सारा खर्चा उठाएगा उन सेपरेशन में। फॉर एग्जाम्पल बेली का गुड्स था कि उसके पास में सारी रेड कलर की बॉल्स थी, ठीक है, और बेलर का गुड था कि उसके सारे ब्लू कलर की बॉल्स थी। अब बेली ने क्या किया, दोनों गुड्स को मिक्स कर दिया, ठीक है, और वो कई सारी बॉल्स थी। अब उन बॉल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और ये चीज़ बिना बेलर के कंसेंट से हुई है। अब सेपरेट करने में जितना खर्चा लगेगा, जितना एक्सपेंसेस होगा, वो कौन देगा, बेली देगा बेलर को, ओके। थर्ड इज मिक्सचर विदाउट कंसेंट बट कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब मिक्स भी किया है बिना कंसेंट से और उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फ्लोर, आटा, द बेली इज लाइबल टू कंपनसेट द बेलर फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे बेली जो है वो कंपनसेट करेगा बेलर को उस लॉस के लिए, सेक्शन 57। फॉर एग्जाम्पल बेली के पास व्हीट फ्लोर था, व्हीट का गेहूं का आटा था, और बेलर का आटा क्या था, लेट्स से मकई का। अब बेली ने दोनों मिक्स कर दिए। अब ये तो नॉन सेपरेबल है, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। इस केस में जो है, इस केस में बेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा, बेली ने बेलर को पैसे देने पड़ेंगे। फिफ्थ इज लास्ट क्या ड्यूटी बनती है बेली की, टू रिटर्न द गुड्स। It is the duty of the bailey to return the goods or deliver according to the bailor's directions. The goods billed without demand as soon as the time for which they are billed has expired or the purpose for which they were billed has been accomplished. Section 160. यहाँ पे बेली की ड्यूटी बनती है कि जो गुड्स जिस पर्पस के लिए लाया गया था या फिर जिस टाइम पीरियड के, जितने टाइम पीरियड के लिए लाया गया था, वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उसको रिटर्न कर देना है बेलर को, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ बेलर। बेलर जैसा बोलता है वैसे, ठीक है। सेक्शन 160। लेकिन क्या होगा कि अगर बेली है वो फेल्ड हो जाए गुड्स को रिटर्न करने में एट प्रॉपर टाइम, तो ही इज रेस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस। वहाँ पे वो रेस्पॉन्सिबल होगा बेलर के लिए किसी भी लॉस के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टर्मिनेशन पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो देन प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।